Hello students of class 10th, my name is Varuni from PCCP Social Science Department. Today we are going to study a chapter from economics, that is globalization and the Indian economy. Now much part of the chapter have been deleted from the CBSE syllabus, but yet it is a very interesting chapter. So let's begin. We are going to mainly cover 4 topics in the chapter which are really important and which have a lot of information regarding to what kind of market do we ऑपरेट इन अ मॉडर्न डे वर्ल्ड. हम आज के टाइम पर कंटेम्प्रेरी टाइम्स पर जिस तरह के मार्केट प्लेस में ऑपरेट हो रहे हैं, तो क्या क्या फिनोमेना है जो हम रिलेट कर सकते हैं विद द मार्केट प्लेस. ऑल दीज सच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, राइट. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, let us take a quick definition review of what do you understand by the title of the chapter, that is globalization. तो अगर मेरे को सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, ये तो हमारे पास एक डिफाइंड लैंग्वेज है, अगर मेरे से कोई सिंपल लैंग्वेज में पूछे कि ग्लोबलाइजेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आई वुड से globalization is a process wherein we see that the marketplaces of different countries are integrated with one another. That means integration of market. वो कब होगा? जब commodities का exchange होता है, goods का exchange होता है from one country to another in the form of import and export, right? So let us come to the definition which is given in the book, that globalization is the process of rapid integration. Okay, integration का मतलब होता है merger और interconnection of the countries. Definitely अगर market places interconnected हैं तो there will be a connection between different countries. MNCs अब इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इन्हांस करने में किसका रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया गया है, तो दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. Multinational companies, they are playing a very vital role in this process of globalization. Why? मल्टीनेशनल कंपनीज क्या ऑफर कर रही हैं आपको? मल्टीनेशनल कंपनीज एक्चुअली में आपको 2 चीज़ें ऑफर कर रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, तो एम्प्लॉयमेंट हो ही रहा है, दैट इज वन अ पॉजिटिव साइड, राइट. व्हाट एल्स इज इट ऑफरिंग यू? इट इज ऑफरिंग यू फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज. ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट. तो बाहर की कंट्रीज आकर अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, सो व्हाट आर दे ब्रिंगिंग इन? वो हमारी कंट्री में क्या लेकर आ रही हैं? वो हमारी कंट्री में एक्चुअली में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं, करेंसीज का एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर रही हैं. तो बहुत सारा जो हमारा फॉरेन ट्रेड हो रहा है आज के टाइम पर, वो काफ़ी कुछ ये एमएनसीज कंट्रोल करती हैं. एमएनसीज की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. दीज आर नोन एज मल्टी national companies, or you can also call them corporations. ठीक है, more and more goods and services, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज मूव कर रही है बिटवीन द कंट्रीज. किन किन चीजों का मूवमेंट हो रहा है? तो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लो कर रहा है, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट हो रहा है. तो ये सब बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज चल रहा है. देयर इज वन मोर वे जिस तरीके से कंट्रीज कनेक्ट हो सकती हैं, दैट इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल. ये कब, ये किस कंडीशन में अप्लाई होता है? ये इस कंडीशन पर कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी, हमारा मूवमेंट वहीं पर ज़्यादा होगा, हमारे लिए वही अट्रैक्शन का पॉइंट है, राइट. सो मोर इनकम, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. आई होप by now this page or this definition is very clear to you, that what do you understand by this term. Okay, now we'll see what are the different factors that have affected this or that have enabled globalization. First is rapid improvement in technology. We'll see all these points with the help of an example. Second is liberalization of trade and investment policy. Third is pressure from international organizations such as WTO. देखो, ग्लोबलाइजेशन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है. ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली एक सिंगल फिनोमेना नहीं है, इट ऑपरेट्स विद अदर 2, राइट. सो द फर्स्ट फिनोमेना ऑफ दिस इज liberalization. L stands for here liberalization.
ठीक है। P stands for privatization, P stands for privatization और G stands for globalization। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरल वर्ड का मतलब होता है फ्री। जब हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लिबरल वर्ड यूज करेंगे तो लिबरल का मतलब क्या होगा? मार्केट प्लेस फ्री है, मार्केट प्लेस फ्री है। कमोडिटीज का एक्सचेंज आराम से हो सकता है, मतलब कमोडिटीज पर जो कस्टम्स, जो ड्यूटीज, जो टैक्सेस इंपोज करे जाते हैं वो टैक्सेस बहुत कम हैं, मार्जिनल हैं, जो कि आराम से फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स को। तो फर्स्ट इज फ्री ट्रेड, लिबरलाइजेशन विल स्टैंड फॉर फ्री ट्रेड। Privatization on the other hand will stand for that you are welcoming other companies, private companies, MNCs आज के टाइम पर आपकी कंट्री में क्यों है? उसका रीजन ये है that we have privatized, राइट? अगर नहीं तो फिर ये सब सेक्टर कौन कंट्रोल करता? अगर प्राइवेट कंपनीज नहीं होती तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती, पब्लिक सेक्टर होता, प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। तो एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन बाकी दोनों फैक्टर्स पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यही हमें एक्चुअली में इन तीनों हेडिंग्स में पढ़ना है जो हम आगे पढ़ने वाले, राइट? सो लेट्स बिगिन। ओके, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो हमारा इसका इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली में हम इसकी थोड़ी सी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। तो इसकी पॉजिटिव साइड क्या है? हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मिल रहा है, ठीक। हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक। हमारी इकोनॉमीज की मतलब जो स्केल है वो राइजिंग स्केल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का मच इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अब हमारा फोकस है। इंटरडिपेंडेंसी, थ्रेट टू सॉवरेनिटी, और ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि इस काफी सारे ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट, मतलब उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो हम देखेंगे, ठीक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने 3 हेडिंग्स पढ़ी थी उनमें से सबसे पहला था टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज कि जब आप टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा मिल रहा है, पुश मिल रहा है। तो ये पॉसिबल है क्यों? क्योंकि आप डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पर पहुंचा रहे हो और वो कॉस्ट एफिशिएंट है। आप एक बात बताओ, हम कोई भी चीज बाहर की अगर आती है हमारे देश में तो हम उसको खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं का मतलब क्या है? परचेसिंग पावर है। हमारी इनकम ही अगर नहीं होगी या वो चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कॉस्टली होगी तो नॉर्मली कोई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट इज ओनली मेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देन रिचर सेक्शन के लिए है। तो आज के टाइम पर अगर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अफोर्डेबल कॉस्ट पर हमको मिल रही हैं तो उसका क्या रीज़न है? टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो चीज़ें आपके पास बहुत दूर से आ रही हैं और उनकी कॉस्ट बहुत कम है। डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ICT have totally revolutionized the way the trade is being conducted. ट्रेड कैसे कंडक्ट हो रहा है आज के टाइम पर, उसको रेवोल्यूशनराइज भी किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप बोल सकते हो मोबाइल फोन, फैक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब वो डिवाइसेस हैं जो कि एक से दूसरे को कनेक्शन बिठाने में काम में आती है। इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाती है, कम्युनिकेट हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जिसमें हम टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं यूज करें। देखो गुड्स जो हैं इन कंटेनर्स में प्लेस करे जाते हैं, राइट। ये कंटेनर्स कहाँ पर है? जनरली जहाँ से शिप्स का मूवमेंट हो रहा है, कंटेनर्स का मतलब। तो गुड्स दैट आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लैंडेड एंड इंटैक्ट इनटू द शिप्स, रेलवे, प्लेन, ट्रक। कंटेनर्स यहाँ पर क्या यू हैव किस पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं? इट हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन, पोर्ट हैंडलिंग पर जो कॉस्ट थी उसको रिड्यूस कर दिया और इंक्रीज द स्पीड विद विच द एक्सपोर्ट कैन रीच द मार्केट प्लेसेस। सिमिलरली cost of air transport has also fallen. This has enabled much greater volumes of good and the things can be transported by airlines. ये क्यों हुआ? क्योंकि cost reduce हो गई। अगर cost reduce नहीं होती तो फिर हम mode of transportation क्या use करते जहाँ पर भले time ज़्यादा लग रहा हो पर cost efficient हो, okay? Moving to the next page.
अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू ये पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है इन स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। एक न्यूज मैगजीन थी पब्लिश्ड फॉर लंदन रीडर्स एंड दिस वाज डिजाइन्ड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। ठीक है, ये जो टेक्स्ट था इसको इंटरनेट के थ्रू दिल्ली के ऑफिसेज में भेजा गया। जो दिल्ली के डिजाइनर्स, दिल्ली ऑफिस के जो डिजाइनर्स थे, उन्होंने इस ऑर्डर्स को डिजाइन किया मैगजीन के जो भी लंदन से पब्लिश होकर आया था। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का उन्होंने यूज किया है। ठीक है, ये जो डिजाइनिंग थी कंप्यूटर पर हुई। आईटी की हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें, प्रिंटिंग के बाद जो मैगजीन थी उसको लंदन भेज दिया गया। ठीक है, जो पेमेंट आया मनी का जो भी था वो बैंक जो लंदन में था वहां से ट्रांसफर होकर कहां पर आया, बैंक इन दिल्ली। और ये सब चीजें इंस्टेंटली हुई हैं बाय विद द हेल्प ऑफ एन सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज ई बैंकिंग सिस्टम। तो आईटी भी काफी हद तक बहुत आगे बढ़ चुका है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज का इम्पोज होना। तो ट्रेड बैरियर्स एक्चुअली में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप करे जाते हैं ताकि थोड़ा सा चेक रखा जा सके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी पर। गवर्नमेंट जो है वो इस ट्रेड बैरियर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है अपने हिसाब से, या फिर ये भी डिसाइड कर सकती है कि किस तरीके के गुड्स कहाँ तक पहुंचेंगे, किस जगह पर पहुंचेंगे और कितने नंबर में पहुंचेंगे। जैसे टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑन ट्रेड बैरियर। रिमूविंग दीज बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन, अगर हम ये बैरियर रिस्ट्रिक्शन हटा दें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, लिबरलाइजेशन। तो गवर्नमेंट जो है जब वो कम रिस्ट्रिक्शंस लगाती है पहले के मुकाबले, तो वो बोला जाता है कि भाई वो गवर्नमेंट लिबरल है, वो गवर्नमेंट फ्री है। इन इंडिया इसका मतलब ये है कि हम उस टाइम की बात करें जब ये लिबरलाइजेशन हुआ था, टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1991। 1991 में एलपीजी की पॉलिसी स्टार्ट करी गई थी। दिस एलपीजी पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह हु वाज देन आवर फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या किया, 91 की पॉलिसी के बाद रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स ताकि ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैसिलिटेट हो सके। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये उस पर भी लागू करता है कि हमें कौन सी क्वालिटी ऑफ गुड को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है। ओके, नाउ आप देखो कि ये जो ट्रेड हो रहा है ये बिटवीन कंट्रीज है। अब इसके ऊपर चेक कैसे रखा जाएगा, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे रखा जाएगा। तो इसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन 1995 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट हैं, राइट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बनाई गई, 95 में। उससे पहले क्या कोई रेगुलेशन नहीं था? हाँ बिल्कुल था। कंट्रीज के ऊपर चेक रखने के लिए हमारे पास तब गैट हुआ करता था, विच वाज नोन एज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो गैट को अबॉलिश करके और फिर WTO की स्थापना या फॉर्मेशन हुआ है। WTO का एजेंडा क्या है कि इकोनॉमिक ग्लोबल रिकवरी जो भी हुई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसमें हेल्प करना, ग्लोबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना ताकि फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट रह सके, और चैंपियन द कॉज ऑफ फ्री ट्रेड बाय अलाउिंग सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, गैट जो है वो साइन हुआ था जेनेवा में और इसको 23 कंट्रीज ने साइन किया था ओरिजिनली। मेंबरशिप धीरे धीरे करके इंक्रीज होती गई और इंक्रीज होने के बाद मार्किश राउंड 1995 लेड टू क्रिएशन ऑफ द WTO। तब उस समय 93 में 123 मेंबर्स थे जो कि इसके वो बनते हैं। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, प्रेजेंट में 164 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं और ये रूल्स बनाने का काम करती हैं ताकि सब कंट्रीज के ऊपर चेक रखा जा सके इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फ्री ट्रेड को लेकर। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि कोई कंट्री कुछ भी टैक्स, कुछ भी तरह के ड्यूटीज या कुछ भी तरह के रूल्स रेगुलेशन दूसरी कंट्रीज पर इम्पोज कर सकती है। अगर हमें कभी भी इन मैटर से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है तो हम WTO को डेफिनेटली वो चीज रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग WTO है जो कि इन मैटर्स को सॉल्व करने का काम करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या हुआ, हम जब ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो हमारे पास एक और एक एग्जाम्पल है, लाइक WTO का एक एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है
हम ये ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सेक्टर्स में आप पढ़ चुके हो ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कि मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग जो सेक्टर है वो कौन सा है, ठीक है, हम ये चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। अगर हम हमारी कंट्री की ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसका कंपैरिजन हम यूएस से करें तो एग्रीकल्चर इन जीडीपी एट 1% और उसका जो शेयर है टोटल एम्प्लॉयमेंट का वो है 0.5%। काफी स्मॉल परसेंटेज है, काफी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन द यूएस, बट स्टिल दे रिसीव मैसिव सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू द अदर कंट्रीज। इसकी वजह से बहुत सारा जो पैसा रिसीव किया जाता है तो यूएस फार्मर्स कैन सेल देयर फार्म प्रोडक्ट्स एट एबनॉर्मली लो प्राइसेस क्योंकि उनके दे अक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ मनी एट the surplus farm products are sold in other countries market at low prices adversely affecting farmers in these countries। developing nations जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं या ये बोल रहे हैं डेवलप्ड कंट्री गवर्नमेंट्स को कि वी हैव रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स। डब्ल्यूटीओ ने जो नॉर्म्स बनाए उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बैरियर्स रिमूव मतलब रिड्यूस कर दिए, रिमूव तो नहीं कर सकते, हमने रिड्यूस कर दिए, बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। आपने डब्ल्यूटीओ के रूल्स को भी ना मानते हुए आप अपने फार्मर्स को कंटिन्यू कर रहे हो वास्ट सम्स ऑफ मनी पे करना। यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट्स टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर्स। एक्चुअली में ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल हमें ये बता रहा है कि क्या डब्ल्यूटीओ लिटरली में फेयर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा और वेदर इट इज बायस्ड। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, डब्ल्यूटीओ डेवलप्ड नेशंस वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ कंपैरेटिवली बायस्ड है इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज विच आर लाइंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, राइट। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हम इंडिया के ऊपर देखें तो इंडिया के साथ क्या एडवांटेज रहा है। सबसे पहला चीज, कंज्यूमर्स के पास आज के टाइम में एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल वेराइटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। इट हैज रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, नई सर्विसेज मिल रही है, आईटी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने बोल तो दिया हम करेंगे, पर ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था दैट इज नोन एज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक वो स्टेप है जिससे कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशन। इंडस्ट्रियल जोन्स जिनको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं, इनके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो जो कंपनीज यहाँ पर SEZs में अगर अपना प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करती हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या है, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर अ इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। गवर्नमेंट ने ये फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करी है कि लेबर लॉज जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है that rules out and that aim to protect the workers rights, ठीक है। तो SEZ वन स्टेप है जिससे कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में अट्रैक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से जो कंपटीशन है वो कंपटीशन पर राइज हो गया, ठीक है। काफी हद तक हम देखते हैं कि लोकल प्रोड्यूसर्स जो है वो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी सफर करते हैं। आज के टाइम पर देखो मार्केट में चाइनीज टॉयज भी अवेलेबल है, इंडियन टॉयज भी अवेलेबल है। अब अगर हम कॉस्ट वाइज देखेंगे तो एक इंडियन टॉय का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा होगा रादर देन मेड इन चाइना। तो होगा क्या, जो कैपेबिलिटी या जो परचेसिंग पावर लो रखते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बल्क ऑफ गुड्स की अगर अपन सेल की बात करेंगे तो बल्क ऑफ गुड्स किस तरफ सेल ज़्यादा होंगे, वो डेफिनेटली मेड इन चाइना गुड्स की तरफ सेल ज़्यादा होंगे। तो अपन लोकल प्रोड्यूसर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ये आया है कि उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया, कुछ हद तक वो थोड़ा सफ़र भी ज़्यादा करते हैं। तो हम यहाँ पर एक केस के थ्रू इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। अब एक गारमेंट वर्कर है, ठीक है, एक गारमेंट वर्कर है जिसने बहुत सारे समय बिता दिया गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में वर्क करते करते। शी वॉज एम्प्लॉयड एज अ मिनट वर्कर, मतलब एंटाइटल टू हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम एंड डबल रेट। सुशीला's फैक्ट्री क्लोज्ड इन द लेट 1990s। बहुत 6 महीने तक जॉब ढूंढने के बाद शी फाइनली फाउंड अ जॉब विच वॉज 30 kilometers अवे। इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री
फॉर सेवरल ईयर्स शी इज अ टेम्पररी वर्कर, ठीक है, एंड अर्न्स लेस देन हाफ ऑफ व्हाट शी वाज अर्निंग अर्लियर, ठीक. So Sheila leaves her house every morning 7 days a week at 7:30 a.m. and returns 10 p.m. right? A day off means she has no wage for that particular day. उसके पास अब कोई भी benefits नहीं बचे जो उसको पहले मिला करते होंगे. Factories closer to her home are widely fluctuating और वो उससे भी कम देती है, इसीलिए she has to travel to such a long distance. तो fair globalization का जो struggle है वो struggle जारी है. तो गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, जैसे कि लेबर लॉज प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुए हैं ये चेक करना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना, अगर ज़रूरी हो तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को यूज़ करना, नेगोशिएट करना WTO से कि प्लीज़ यू शुड बी फेयर इनफ विद द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड नेशन. जैसे आप डेवलप्ड नेशंस को बोल रहे हो कि सब चीज़ आप अपनी लाकर डंप कर सकते हो डेवलपिंग नेशंस में, ठीक उसी तरीके से दे शुड ऑल्सो ओपन देयर डोर सो दैट इट गिव्स अ फेयर चांस फॉर द डेवलपिंग नेशंस. You can also align with other developing nation with the similar interest ताकि एक common goal set हो जाए और आप domination of WTO के against में fight कर सको, right? ये हमारे पास जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल है चाइना के रेफरेंस में कि क्या प्रोडक्शन है, क्या सेल है एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस. सो दिस इज अ स्मॉल चैप्टर बट यू कैन रियली रिलेटेड विद व्हाट वी आर गोइंग थ्रू दीज डेज. आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो एंड हेंस इट इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.